नमस्कार, मैं गोविंद। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भ्रष्टाचार के मामले में यानी रिश्वतखोरी के मामले में हमारा देश भारत जो है वो एशिया में नंबर 1 पोजीशन पर आया है। इससे पहले कि इस रिपोर्ट में क्या है, हम ये जान लेते हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आखिर में है क्या और ये क्या काम करती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। इस संगठन की स्थापना जो है वो 1993 में हुई और इसका मुख्यालय जो है वो बर्लिन जर्मनी में है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो भ्रष्टाचार के निवारण यानी उसकी रोकथाम के लिए काम करता है और हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें विश्व में भ्रष्टाचार के संदर्भ में विभिन्न देशों की स्थिति कैसी है उसका मूल्यांकन करता है और ये बताता है कि किस देश में भ्रष्टाचार कम हुआ है या किस देश में बढ़ा है। तो इस संगठन ने एशिया के संदर्भ में एक रिपोर्ट जारी करी, उसमें भारत ने टॉप किया है। यानी कि भारत में भ्रष्टाचार की जो स्थिति है वो पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया है और रिश्वतखोरी की जो दर है उसको दर्शाया गया है कि भारत में 39% रिश्वतखोरी की दर है। वहीं सेकंड नंबर पर कंबोडिया का स्थान है जहां पर 37% है और थर्ड स्थान पर इंडोनेशिया है जो 30% के साथ आता है। चाइना में जो ये दर है रिश्वतखोरी की वो 28% है। इस रिपोर्ट में जिन क्षेत्रों को शामिल किया गया है वो 6 क्षेत्र है, यानी जो सर्वे किया गया 6 क्षेत्रों में भ्रष्टाचार की स्थिति का जो है आकलन वो किया गया। ये क्षेत्र है शिक्षा यानी स्कूल, चिकित्सा यानी हॉस्पिटल, कोर्ट, सेवा लाभ, पहचान पत्र और पुलिस। इन 6 विभागों में भ्रष्टाचार की स्थिति कैसी है उसका आकलन इसमें किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो रिश्वतखोरी की दर है वो 39% बताई गई है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है ये दर कम से कम 90% होनी चाहिए। अब क्यों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से इसी तरह की खबरों पर गौर कर रहा था। तो मैंने 1 महीने की जो खबरें हैं वो केवल एक अखबार की और केवल राजस्थान की 1 महीने की जो खबरें हैं वो मैंने इकट्ठी करी और उससे पता लगा मैं इसी विषय पर वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन इस रिपोर्ट ने मेरा काम आसान कर दिया। तो मैं आपको उन खबरों के उदाहरण देते हुए बताना चाहूँगा कि केवल 1 महीने में और केवल राजस्थान में और केवल राजस्थान पत्रिका जो अखबार है उसकी खबरों को मैंने लिया है कि भ्रष्टाचार की स्थिति या रिश्वतखोरी की जो स्थिति है वो कैसी है। आपको ये उदाहरण के रूप में मैं दिखाना चाहूँगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे देश में भ्रष्टाचार का जो स्तर है वो किस लेवल तक पहुंच चुका है। पहली खबर है चूरू की। यहाँ पर देखिए एक चूरू मेडिकल कॉलेज के जो आचार्य है यानी डॉक्टर है वो और एक निजी यानी प्राइवेट नर्सिंग कर्मी है, दोनों मिलकर जो है वो एक ऑपरेशन करने के बदले में रिश्वत मांगते हैं 25,000 रुपये और मामला तय होता है 10,000 रुपये का। ये दोनों 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हो जाते हैं। तो आप सोचिए कि एक डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन करने के बदले में 25,000 रुपये मांग रहा है, यानी एक डॉक्टर जिसको हम भगवान का दर्जा देते हैं वो किसी की जान बचाने के लिए ऑपरेशन करने के लिए 25,000 रुपये मांग रहा है। जो डॉक्टर को तो हम सोचते हैं कि बहुत पैसे कमाते हैं, उनका हाल ये है कि वो भी मरीजों से और उनके परिजनों से रिश्वत मांगते हैं और वो भी ऑपरेशन करने के बदले में। इसी दिन की एक और खबर है, हनुमानगढ़ जिले में एक AEN यानी बिजली विभाग में जो इंजीनियर होता है वो 40,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ और ये रिश्वत उसने किससे मांगी थी? पूर्व सरपंच से, जो विकास कार्य हुए थे उनका भुगतान करने की एवज में। अब आप सोचिए एक पूर्व सरपंच को भी रिश्वत देनी पड़ रही है तो हम जैसे आम आदमी का क्या हाल हो सकता है। ये खबर उदयपुर की है। यहाँ पर एक महिला पटवारी जो है वो 800 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार होती है। जो पटवारी शायद 40-50 हज़ार रुपये महीने के वैसे ही कमाते हैं वो 800 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए और वो भी एक महिला। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रिश्वतखोरी के मामले में भारत में लिंग भेद का कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर दोनों लिंग यानी पुरुष और स्त्री बराबर टक्कर में चलते हैं। यहाँ पर कोई भेदभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, पुरुष हो चाहे स्त्री, हम रिश्वतखोरी में बराबर हैं। इन खबरों को देखिए, ये राजस्थान पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर छपी थी। एक ही दिन की कार्रवाई है ACB की जिसमें इन खबरों को स्थान दिया गया था।
पहली खबर जयपुर में है। एक हेड कांस्टेबल जो है वो एक एसएचओ के कहने पर 10 लाख रुपए की रिश्वत लेकर बाहर निकल रहा था, उसे एसीबी ने गिरफ्तार किया। 10 लाख रुपए एक कांस्टेबल, अगर एक आम आदमी अगर कमाना चाहे 10 लाख तो शायद पूरी ज़िंदगी लग जाए उसको, और यहाँ पर मिनटों में 10-10 लाख रुपए कमाए जाते हैं। मामला ये 30 लाख रुपए का था जो 10 लाख में तय हुआ था। दूसरी खबर देखिए, उदयपुर जिले के झालारा क्षेत्र में एक थानेदार और एक कांस्टेबल 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए। और तीसरी खबर अजमेर जिले की है, जहाँ पर एक एएसआई यानी सब इंस्पेक्टर जो है वो 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए एसीबी के हाथों दबोचा गया। ये तो आप वो मामले देख रहे हैं जो पकड़ में आए हैं, जो नहीं पकड़ में आए हैं उनका तो पता नहीं क्या हाल हुआ होगा। और ये एक ही दिन की खबरें हैं, तीनों पुलिस डिपार्टमेंट की है। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर क्षेत्रवाद का भी कोई फ़र्क नहीं है। अजमेर हो, जयपुर हो, उदयपुर हो, कोई भी क्षेत्र हो, सब जगह की पुलिस अपने अनुसार ही काम, एक ही तरीके से काम कर रही है। अब इस खबर को देखिए, ये भी चूरू जिले की है। राजेसर गांव के जो सरपंच है वो 22,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं। अब यहाँ पर सरकारी कर्मचारी तो थे ही पहले, चिकित्सा विभाग के थे चाहे पुलिस विभाग के थे, अब जनप्रतिनिधि भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। वो सोच रहे हम कैसे पीछे रह जाए, तो सरपंच साहब भी 22,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए। वो भी किस लिए? जो विकास कार्य करवाए गए थे ग्राम पंचायत में, उनका भुगतान करने की एवज में। एक और उदाहरण देखिए, इस खबर में पाली जिले के रायपुर ब्लॉक में प्रसूताओं यानी गर्भवती महिलाएं जो हैं उनके लिए भोजन बनाने वाली एक महिला, एक वृद्धा जो 60 साल की है, जो उसने भोजन बनाया था उसके बिल पास करवाने के संदर्भ में एक पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो लेखाकार है उसने उस बूढ़ी औरत से 8,000 रुपये रिश्वत मांगी, और वो भी गर्भवती महिलाओं को खाना खिलाया उसके बिलों का भुगतान करने के बदले में। अब आप सोच सकते हैं यहाँ पे 60 साल की बूढ़ी महिलाओं को भी नहीं बख्शा जा रहा है, उनसे भी जो है रिश्वत ली जाती है। उनमें भी ये दया नहीं होती कि ये बूढ़ी महिला है, खुद ऑलरेडी गरीब है, जो खुद दूसरों के लिए खाना बना रही है, उससे भी रिश्वत ली जाती है। एक और उदाहरण देखिए, इस खबर में चिड़ावा झुंझुनू में नगर पालिका ईओ 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार होते हैं। सौदा तय होता है 12 लाख रुपए में, एक पट्टा जारी करने की एवज में 3 लाख रुपए लेते हैं। तो आप सोचिए इन्होंने कितने पट्टे जारी किए होंगे इससे पहले, जो पकड़ में नहीं आए होंगे, कितने रुपए इन्होंने कमाए होंगे इस रिश्वतखोरी से। 12 लाख रुपए मांगे थे पट्टा जारी करने के एवज में, और 4 लाख रुपए में मामला तय हुआ। यहाँ भी बार्गेनिंग चलती है, 12 लाख से 4 लाख तक पहुँच गया मामला। अब अगली खबर देखिए, MNIT जयपुर में एक रजिस्ट्रार और एक इंजीनियर 49,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए। यानी डॉक्टर, इंजीनियर और अनपढ़ सरपंच या कम पढ़े लिखे सरपंच और मध्य लेवल के जो पटवारी जी हैं वो कोई पीछे नहीं, सब बराबर लगे हुए हैं लूटने के लिए देश को। तो इन बातों से ये पता चलता है कि पढ़ाई लिखाई का रिश्वतखोरी से कोई संबंध नहीं है। पढ़ने लिखने वाले और ज़्यादा बड़ी रकम लेते हैं, और जो कम पढ़े लिखे हैं, जो कम है वो, और जो अनपढ़ है वो थोड़ी कम लेते हैं, बस ये है। तो ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी ज़्यादा बेईमान होता है इस देश में। तो पढ़ाई का संस्कारों से कोई लेना देना नहीं है। अब इस खबर को देखिए, अजमेर में एक महिला पटवारी जो है वो रिश्वत की रकम लेने के लिए अपने पिता को बेचती है, और पिता जो है वो एसीबी के हाथों गिरफ्तार हो जाते हैं। अब पिताजी को भी देखिए आप, जिस देश में पिता को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है और पिता जो है बच्चों को कूट कूट के सीधा करता है, वो पिता अपनी बेटी को ये नहीं समझा सका कि रिश्वत लेना गलत बात है और कानूनी रूप से भी गलत है। वो खुद चले गए रिश्वत लेने के लिए। अगर वही पिता बेटी के 2 चमाट लगाते और ये सिखाते कि रिश्वत लेना गलत है, तो शायद उनका मामला नहीं बनता और वो गिरफ्तार होकर जेल में नहीं पहुंचते। लेकिन पिताजी तो खुद शामिल हो गए रिश्वत लेने में। तो अब आप देखिए, जब पिता खुद शामिल हो रहे हैं, परिवार के लोग खुद शामिल हो रहे हैं, तो इस रिश्वतखोरी को आखिर रोकेगा कौन? जिन माँ बाप को ये होता है कि वो बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, नैतिकता सिखाते हैं, लेकिन माँ बाप तो खुद खुश होते हैं यहाँ पर रिश्वतखोरी से और खुद रकम लेने के लिए पहुँच जाते हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि देश की किस दिशा में जा रहा है। और एक खबर ये और है जिसमें एक सरकारी कर्मचारी जो है वो अपने पीओ यानी जो प्रिंसिपल होता है स्कूल का, उससे अपनी सैलरी 3 साल की जो रुकी हुई सैलरी है उसके बिल पास करवाने के लिए, उसके बिल बनवाने के लिए भी रिश्वत के लिए
बात की जाती है, यानी कि प्रिंसिपल जो है उससे अपनी सैलरी के लिए भी, सैलरी के बिल बनवाने के लिए भी रिश्वत मांग रहा है। अब आप सोचिए, जब अपनी खुद की तनख्वाह जिसका काम किया है वो लेने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है, तो इस देश में भ्रष्टाचार का क्या हाल होता होगा। और दोस्तों, ये खबरें तो सिर्फ जो है वो अखबार में छपी है, और आप सोचिए ऐसी कितनी खबरें होंगी, ऐसी कितनी घटनाएं होंगी जो कभी पकड़ में नहीं आई होगी। और तो कितने मामले ऐसे होते हैं जिसमें ये रिश्वतखोरी देश में चलती। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर जो दर है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो 39% बताई है, मेरे हिसाब से वो 90% से कम नहीं हो सकती। अब जहाँ भ्रष्टाचार को रोकने की बात है, तो अब देखिए कि एक पिताजी खुद जो है वो रिश्वत लेने के लिए जा रहे हैं। दूसरी ओर मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। पिछले साल सितंबर में गोवा के लोकायुक्त प्रफुल्ल कुमार का रिटायरमेंट था। लोकायुक्त क्या होता है? लोकायुक्त हर राज्य में एक पद है जो सरकारी कार्मिकों के भ्रष्टाचार को रोकने का और उनको पकड़ के सजा दिलाने का काम करता है। लोकपाल और लोकायुक्त के लिए जो आंदोलन है वो लगभग 50 साल तक चला, तब जाके ये लोकायुक्त और लोकपाल के पद बने विभिन्न राज्यों में। लेकिन इनकी स्थिति ऐसी है कि ये कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ये प्रफुल्ल कुमार के बयान से आप समझ सकते हैं। वो कहते हैं कि इस लोकायुक्त के पद को राज्यों में समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ये उनकी निराशा को दिखाता है कि उन्होंने इस पद पर रहते हुए कितनी मजबूरी में काम किया कि वो किसी भी कार्मिक के खिलाफ कुछ भी कार्यवाही नहीं कर सके। उनके अधिकार कितने सीमित कर दिए गए हैं, उनको कोई शक्तियां नहीं दी गई है, तो फिर ये पद किस काम का है। तो यहाँ तक कहते हैं कि इस पद को ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए। जब लोकायुक्त जैसे बड़े व्यक्ति, जो कि एक रिटायर्ड न्यायाधीश होता है, वो कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है, तो आप समझ सकते हो कि इस देश में रिश्वतखोरी को कैसे रोका जा सकता है। यहाँ पर तो लोग यहाँ तक कहते हैं कि क्या हुआ, रिश्वतखोरी में अगर एसीबी ने पकड़ लिया तो क्या हुआ, रिश्वत देके छूट जाएंगे। यानी जिस मामले में वो पकड़े गए हैं वो दोबारा रिश्वत देके उसको छूट जाने की बात भी कहते हैं। तो भ्रष्टाचार का हाल इस देश में क्या है, वो कहाँ ले जाएगा इस देश को, ये बड़ा ही सोचनीय और दयनीय विषय है। कोरोना की वैक्सीन तो शायद बन जाएगी, लेकिन पहले ज़रूरत इस भ्रष्टाचार की एक वैक्सीन की है जो इसको थोड़ा रोक सके, इस पर लगाम लगा सके। तो भ्रष्टाचार का जो ये हाल है, रिश्वतखोरी का जो ये हाल है हमारे देश में, हमारे देश को कभी आगे बढ़ने नहीं देगा, कभी सुपर पावर की जो हम बात करते हैं वो नहीं बनने देगा। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद नहीं आता है तो ऑब्वियसली डिसलाइक कीजिए। धन्यवाद।